पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स जो है आज कहाँ पे छुपे बैठे हैं सर? क्या पता इस स्टूडियो का नेक्स्ट घर में स्लीपर सेल हो सकता है। स्लीपर सेल्स बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, आईएसआई उसमें बहुत माहिर है। माइंडसेट बनाना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। जो ग्रेटर इजराइल बनाएगा वो इंसान वो सत्ता पे रहेगा और वो ही विल बी नेक्स्ट टू गॉड। वर्ल्ड को ये पता लग गया है एक रिसेशन, फूड शॉर्टेज अगले 10 साल के लिए शायद इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव में चला है। इस लड़ाई में ईरान अकेला नहीं है, उसके पीछे चीन और रशिया खड़े हैं। अमेरिका अभी वैसा शेर है जिसके गले में हड्डी फंसी हुई है। पाकिस्तान से हमने बांग्लादेश छीन लिया, वो अभी तक पाकिस्तान नहीं भूला है। इस चीज को रिप्लिकेट करना चाहता है कश्मीर में या पंजाब में। शिकस्त तो वो थी 1971 में 90,000 सैनिकों ने अपना बेल्ट खोल के और अपना हथियार खोल के रख दिया था। ये जो पूरा का पूरा युद्ध है साइबर में, ड्रोन में, मिसाइल्स में और इंटेलिजेंस में बदली। ऑपरेशन सिंदूर में टर्की से मंगाए हुए ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल किया। 1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने अपने सोने को दान कर दिया, पैसा दान कर दिया। इस तरीके से खड़ा होना है कि दुश्मन देखने से भी डरेगा। ये दुश्मन शायद बाहर नहीं है, शायद अंदरूनी दुश्मन है। दिल्ली के अंदर शाम को 6:30 बजे गुड़गांव दिल्ली रोड पे 8 to 10 ड्रोन्स कम एंड हिट। व्हाट कंडीशन हुई थी? अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाला जो केस था, लाल किला में ब्लास्ट हुआ, के बाद आप एनआईए ने नॉर्थ ईस्ट में भी किया, चेन्नई में भी हुआ, अहमदाबाद में भी हमने पकड़े। इट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। पर्सनैलिटी चेंज होता है पाकिस्तान का। आज जियाउल हक की जगह आसिम मुनीर आ गया है। अगर पर्सनैलिटी चेंज होता है, धोखा वो जरूर देगा। आसिम मुनीर, उनकी जो ऑब्सेशन है कश्मीर के लिए, उन्होंने जुगुलर वेन बोला था, उन्होंने बोला था हमने 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हम 10 लड़ाइयाँ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उनको पता है कश्मीर में कुछ नहीं कर सकते जब तक बलूच और अफगान शांत नहीं होंगे। कश्मीर की तरफ वो देख नहीं सकता है। अब इसको एक वर्ल्ड ओपिनियन के लिए ले जाएंगे। इंडिया जैसे कंट्री को नहीं दे सकते। अपने एयरफोर्स पे, अपने नेवी पे और अपने गवर्नमेंट पे संपूर्ण भरोसा होना चाहिए। दुश्मन किसी तरीके से भी हमारे देश के ऊपर चिड़िया करने की कोशिश करे, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। Future wars, hidden threats and India's readiness. The world is not at peace. It is simply between conflicts, युद्ध और महायुद्ध का कलयुग. From the deserts of Middle East to the shadow corridors of covert operations, the nature of war is changing. Faster, quieter, and far more unpredictable than ever before. Nations are no longer just fighting on borders, they are fighting in the minds, in the markets, in media, and in machines. As global powers redraw equations of dominance, a new world order is taking shape. Alliances are shifting, threats are evolving, and the lines between war and peace are rapidly disappearing. But where does India stand in this unfolding reality? Are we prepared for the wars of tomorrow? Not just on land, but across cyberspace, intelligence grids, and autonomous battlefields. What does it take to understand conflict, not from outside, but from within? Today, we go beyond headlines, beyond speculation, into the mind of a man who has led from the front, fought in the shadows, and shaped some of the India's most critical counter-terror operations. A soldier, a strategist, and a specialist. This is not just a conversation, this is a reality check. Welcome to the Untold Story with Commander Victor Mike. Today I feel so overwhelmed. Finally, the inspiration of Commander Victor Mike is sitting in the guest chair today. Welcome जनता, welcome audience. आज का पॉडकास्ट बिल्कुल धूमेधार होने वाला है और वो इसलिए है क्योंकि आज हम ब्रिगेडियर गौतम गांगली ऐसी चर्चा करेंगे जिसमें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, रियलिटी चेक्स, लेसन्स फॉर इंडिया, हमारी यूथ के लिए और क्या क्या लेसन्स आने चाहिए। हम पाकिस्तान की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट का नया प्रेशर पॉइंट जो बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे और बहुत कुछ आने वाला है। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम सर ऑन दी अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक। कैसा लग रहा है सर? थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा वक्त की कमी होती है, तो
सीधा गोलियों की बौछार हमारे ब्रिगेडियर साहब के ऊपर चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट विद द फर्स्ट बुलेट इटसेल्फ सर। सर एक बात बताइए, आज के टाइम में अगर हम अपने आसपास के जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इज दिस अ रीजनल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट या ये आगे आने वाले वक्त का एक लार्जर डोमेन में एक रीअलाइनमेंट प्रोसेस है जो कि अभी अर्ली फेज में आ चुका है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके जवाब देने से पहले मैं अपने दर्शकों के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा। आज जो भी हम बातचीत करेंगे वो मेरा और टू सम एक्सटेंट आपका जी सर। पर्सनल व्यू है। करेक्ट सर। इसके अंदर से हम कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर या किसी की कंट्री की या किसी भी दूसरे एंटिटी की हम व्यू नहीं दे रहे हैं। ये हमारा पर्सनल व्यू है और इस व्यू देते हुए अगर हम कहीं पे गलत हैं तो दर्शकों से अभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है? So please take it with a pinch of salt, whatever we will be speaking. Yes, sir. अब आपके सवाल पे अगर मैं शुरू से शुरू करूं इसको कि क्या ये रीजनल तक रहेगा और या ये एक मेजर कन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा, इसको मैं एक बड़े ब्रीफ में बताता हूं जी सर कि ये कन्फ्लिक्ट क्यों और कैसे शुरू हुआ। एक कन्फ्लिक्ट पहले से 2021 आज से 4-4.5 साल पहले से जो कि रशिया और यूक्रेन के अंदर अभी भी जो चल रहा है उसको हम फ़िलहाल थोड़ा साइड में रखेंगे और अभी जो मिडल ईस्ट के अंदर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है हम उस पर बात करेंगे। इट स्टार्टेड विद आई थिंक 7th October when Hamas attacked the first Israel. time when Hamas did a brutal attack, sir. हाँ, जो उन्होंने अटैक किया था। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? जी देखिए, इज़राइल के अंदर हमको सबको पता है मोसाद का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो शायद इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस में आज वर्ल्ड के जो पहले 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस में है उसके अंदर मोसाद है। उसकी कैपेबिलिटीज़ को हम जानते हैं। ट्रू सर। मोसाद के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सब विंग है जो कि वर्ल्ड के सभी जो इनके एडवर्सरीज हैं और वुड बी एडवर्सरीज हैं उनके लीडर्स के थॉट प्रोसेस पे वो काम करता है। वो उनके लीडर्स को जानते हैं, उनके लीडर्स की क्या खूबियां हैं उनको जानते हैं, उनकी क्या कमज़ोरियां हैं उनको जानते हैं और उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं। इस पे फ़ायदा क्या होता है कि वो पर्टिकुलर आदमी या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो उनके पास एक पहले से ही, आपने सुना है एआई के बारे में, पहले से उनके पास एक लेखा जोखा होता है जो कि तकरीबन 99% करेक्ट, और हमने ये देखा है उन्होंने वर्ल्ड में करते हुए। तो अचानक हमास ने क्यों अटैक कर दिया, कभी आपने सोचा ये? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मतलब इट वाज समथिंग सरप्राइज फॉर अस। कंप्लीटली इम्पल्सिव सर। हमास पैलेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो पैलेस्टाइन के जो अंडरग्राउंड जो रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। ज़रूरी ये है कि ये सोचना कि वो अटैक शायद बाकी जो मिडल ईस्ट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक हिजबुल्लाह, हाउदीज एंड देन ईरान एंड अदर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, उनको किसी को नहीं पता था। एवरीबडी गॉट सरप्राइज। मोसाद ने रीच, दे आर डीपली पेनिट्रेटेड। उन्होंने हमास के उन लीडर्स को जो कि बाद में उन्होंने उनको एलिमिनेट कर दिया, यस सर, वहाँ तक ये एक काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस उन्होंने पहुँचाया कि लेट्स अटैक इज़राइल, लेट्स डू दिस, एंड हम इज़राइल के कोई 500-700 आदमी हम अगर उठा लेंगे तो शायद
हमारा ये जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हमको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। ये वही हुआ, उनके दिमाग में पहुंचाया गया और ये उन्होंने अटैक किया। इजराइल को पता था कि ये होगा। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर अगर पता था तो फिर क्यों ऐसा होने दिया। अब मैं उससे पीछे के उस पे जाता हूँ। इजराइल के अंदर जो लीडरशिप है, जो प्रेजेंट लीडरशिप है, वो थोड़ा सा डामाडोल चल रहा था। आने वाले इलेक्शंस में क्या वो बीच में एक बार उनको नेतन्याहू को उतार भी दिया गया था। जी सर। फिर बाद में उन्होंने कुछ करके वापस किसी को खरीद के फिर वापस बने थे, लेकिन स्टिल उनके सर के ऊपर वो तलवार लटक रही थी। उस तलवार को हटाने के लिए और अपने पॉपुलेशन के सामने दिखाने के लिए कि हम हमास को ख़त्म कर सकते हैं, ये लड़ाई शुरू हुई। लेकिन तब शायद उनको सपने में भी यही नहीं सोचा था कि वो ये लड़ाई यहाँ से कहाँ चली जाएगी और उनके काबिलियत से बाहर चली जाएगी। देखो, आज इजराइल भी खुश नहीं है। इजराइल की जनता आज रोड पे है। जी सर। हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहे हैं, हमास के साथ लड़ा, नीचे हुतीज लड़ रहे हैं, यस, ऊपर से ईरान के साथ लड़ाई हो रही है। ईरान इज ऑल्सो नॉट हैप्पी टू डू दिस, बट दे हैव नो अदर ऑप्शन। उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है बिना लड़ाई के। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये अचानक नहीं शुरू हुई। मेरा कहने का मतलब Yes. ये अचानक नहीं शुरू हुई। इस लड़ाई के पीछे एक मकसद था, और वो मकसद जो इजराइल का इस पूरे लड़ाई में है, जो कि आज आकर के दुनिया बोल रही है कि टू हैव अ ग्रेटर इजराइल, वो मकसद उनका था कि हमारे को, एंड दैट इज इनग्रेन्ड इन देम। और जो ग्रेटर इजराइल बनाएगा वो इंसान सत्ता पे हमेशा ऊपर, वो सत्ता पे रहेगा, और वो ही विल बी नेक्स्ट टू गॉड। ऑब्वियसली वो खुदा बन जाएगा। गॉड की परिभाषा तो आजकल हमें सोशल मीडिया पे दिख रही है, जहाँ पोप की जगह कोई और आ रहा है, जहाँ पे जीसस की जगह कोई और आ रहा है। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। Yes. बट इन टर्म्स ऑफ द रीअलाइनमेंट का जो मैं आपसे अर्ली फेज के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट अब काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। इट्स नॉट लिमिटेड टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो ये रीअलाइनमेंट में जहाँ कहीं पे पेट्रो डॉलर्स की बात होती है, कहीं पे चोक पॉइंट्स की बात होती है, हाउ आर अदर कंट्रीज नाउ प्लानिंग समथिंग बिगर फॉर देयर फ्यूचर्स? देखो, अभी आज के स्टेट में जो ये स्थिति है, ये हमको ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। करेक्ट। एक मध्यस्थता चल रही है, जी सर। लेकिन उस मध्यस्थता का क्या अंजाम होने वाला है वो हमें नहीं पता है। जो हम मीडिया में देखते हैं या हम पढ़ते हैं, उसके अलावा भी बैकडोर से बहुत कुछ चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि आज वर्ल्ड को ये पता लग गया है कि इस कन्फ्लिक्ट को अगर हम बढ़ने देंगे तो ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए एक रिसेशन, फूड शॉर्टेज, और पता नहीं अगले 10 साल के लिए शायद हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव में चला जाएगा। ये पूरे वर्ल्ड को पता है। जी सर। इसीलिए आप देखिए कि देयर इज़ अ कंट्री हु इज़ आवर नेबर, पाकिस्तान इज़ डूइंग देयर लेवल बेस्ट यस सर। to get into to reach all parties. यस। अब पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? शायद अपने कर्जों को कम करने के लिए। नेचुरली उसके On a lighter इंटरेस्ट हैं। side. पाकिस्तान को बताया गया है, जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स लेकर के अमेरिका और इजराइल चले थे अगेंस्ट ईरान, रेजिम चेंज, न्यूक्लियर मटेरियल को ख़त्म करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि हर हफ्ते बदली होता गया, जी सर। उनमें से एक भी वो अटेंड नहीं कर पाए आज के डेट में भी। और उनको ये पता लग गया शायद इस लड़ाई में ईरान अकेला नहीं है, उसके पीछे चीन और रशिया खड़े हैं, और मिडल ईस्ट के भी कुछ कंट्री हैं जो कि अभी ईरान के साथ खड़े हैं, ट्रू सर। ओमान। अब इस हालात में जो कि मिलिटरीली वो नहीं ले पाए, वो अभी डिप्लोमेटिक चैनल से ले रहे हैं। करेक्ट। अमेरिका अभी वैसा शेर है जिसके गले में हड्डी फंसी हुई है, और उसने वो बगुले को बुलाया है कि अपना चोंच अंदर डाल और मेरी हड्डी को निकाल। और वो 28 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा पेन करने वाली है। बहुत पेन करने वाली है। इसीलिए
पाकिस्तान को ये बताया गया है कि आप ये करें, काइंडली डू इट। एंड ये एक मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो ये दोनों कंट्रीज़ को इकट्ठे बिठाने में सफल हुए। फर्स्ट राउंड के बाद शायद कुछ हुआ नहीं, आगे हम आशा करते हैं कि सेकेंड राउंड में होगा। अब ये पाकिस्तान एक रीज़न, नाउ आई एम कमिंग हाउ, हमारे ऊपर ये क्या इफेक्ट डालेगा जी। पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकली इतना बड़ा होना। इसके रिजल्ट्स कुछ भी निकले, आशा करते हैं अच्छा ही निकले, लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति है पहले जो थी, एक छवि थी पाकिस्तान की, एक फेल्ड Extremist. स्टेट है, एक्सट्रीमिस्ट। टेररिस्ट है Yeah. और पाकिस्तान टूटने वाला है, वो जियोपॉलिटिकली पूरे वर्ल्ड के सामने रिवर्स हो गया है, इतना हमें मानना पड़ेगा। पाकिस्तान के अभी आप देखें ना जो कर्ज पाकिस्तान ने ले रखे थे, $3 billion यूएई को देना है, सऊदी अरेबिया पैसा दे रहा है, जी। ही इज़ हैप्पी। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का जो एक डिफेंस पैक्ट भी हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे हुआ है, और उसके साथ एक तीसरी कंट्री भी है, वो मैं अभी नहीं, उसके बाद मैं बताऊंगा। जी। चाइना का जो सीपेक है वो अभी ये लोग चाबहार तक जोड़ने की कोशिश करेंगे। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, हमने एज ए इंडिया हमने बहुत पैसा लगाया चाबहार, जी। लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस अभी चाबहार पे कम हो गया है। गया। तो अभी आप सोचिए कि चाइना के लिए एक पूरा रोडवे खुल जाएगा सीपेक से चाबहार तक, एंड चाइनीज नाउ इट इज़ क्लियर दैट ईरान इज़ पार्ट ऑफ दैट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, आप तो नेवी है, नॉटिकल माइल्स क्या है आप जानते हैं, 70 या 80 नॉटिकल माइल दूर है स्टेट ऑफ होमरूज से। यस। पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट का रास्ता चाइना के लिए खुल जाएगा। ये सीपेक को लेके जो ये लोग अभी इतना स्ट्रगल कर रहे थे, और पाकिस्तान के ऊपर मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया है चाइना ने। और इसमें प्रॉब्लम क्या था, बलूच और अफ़गानीज़। अगर ये लड़ाई शांत हो जाती है, इनका पहला एडवांटेज ये होगा कि ये रास्ता खुल जाएगा, 2 पोर्ट इनके पास हैं, इकोनॉमिकली एक्सट्रीमली वायबल, बहुत पैसा आएगा। दूसरा, ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल करेंगे वो बलूच और अफ़गानिस्तान में टीटीपी को शांत करने के लिए। दैट इज़ फेज़ 2, एंड फेज़ 3 विल बी देन टेकिंग कश्मीर अप टू द वर्ल्ड स्टेज वंस अगेन। वो हमारे लिए एक बहुत बड़े चिंता का कारण है। अभी मिडल ईस्ट के अंदर एक संगठन बन रही है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की और इजिप्ट। ईरान भी पाकिस्तान को उतना बिलीव नहीं करता है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान के पास इन सारे कंट्रीज़ के जो मिलिटरीली जो एडवांटेजेस है पाकिस्तान विल हैव। आज वर्ल्ड के अंदर ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन एंड मिसाइल्स ईरान और टर्की से अच्छा किसी के पास नहीं है, लेकिन ये लोग जो सस्ता चीज़ जो बना के इतने हज़ारों की संख्या में कर सकते हैं, असेंबल्ड प्रोडक्ट्स, अब आप सोचिए वो हमारे अगेंस्ट में आके खड़ा होगा। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने टर्की से मंगाए हुए ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल किया, बहुत सस्ता, यस, कोई 3-4-5 लाख का एक ड्रोन था, और उसके लिए हम आकाश छोड़ रहे थे उनको। आप सोचिए अगर ऐसी लड़ाई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 5 महीने जो अभी ये चल रहा है, जी सर, तो इंडिया के ऊपर कितना इकोनॉमिक प्रेशर आएगा। सस्टेनेबिलिटी विल बी अ बिग क्वेश्चन। सस्टेनेबिलिटी विल बी। तो मैं फिर कश्मीर में आता हूँ। पाकिस्तान का अभी सरगना कौन है? हमेशा से चाइना रहा है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान का अभी जो बॉस है, जी सर, आसिम मुनीर। आसिम मुनीर जी, मैं कल आश्चर्य हो गया कि जब आसिम मुनीर तेहरान गए थे, जी सर, उनको लेने के लिए उनका पार्लियामेंट के स्पीकर आए थे। स्पीकर आए थे लेने के लिए,
और वो पहले उतरे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले उतरे, नकवी साहब बाद में उतरे जो कि उनके मिनिस्टर हैं। तो आप समझ रहे हैं कि इनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ रहा है। और आसिम मुनीर, आप भूल मत जाइए, उनकी जो ऑब्सेशन है कश्मीर के लिए, उन्होंने जुगुलर वेन बोला था इसको, उन्होंने बोला था हमने 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हम 10 लड़ाइयाँ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उनको पता है मिलिटरीली वो कश्मीर में कुछ नहीं कर सकते, तो वो इसको एक वर्ल्ड ओपिनियन के लिए ले जाएंगे। तो मतलब ये जो ट्रैवल मोड में अभी चल रहे हैं आसिम मुनीर, तेहरान में जैसे गए, तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं वो। डेफिनेटली ये हो रहा है। अभी फ़िलहाल तो ये है कि भाई मतलब लिटरली बैठ जा, सामने बैठ जाओ और कुछ कर लो। सर, ऑल ऑफ अ सडन ये जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है मोहम्मद ख्वाजा आसिफ, इनके भी एक रिटोरिक स्टेटमेंट्स आनी स्टार्ट हुई। ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कहाँ से उनके अंदर एक जागरूकता आई। ये इज इट जस्ट पॉस्चरिंग और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग? एज ऑफ नाउ इट इज़ ओनली पॉस्चरिंग, यू टेक इट फ्रॉम मी। ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने इस तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने पेश किया, और आप देखिए अगर इनके पूरे सोशल मीडिया में हमने इंडिया को शिकस्त दे दी। भाई शिकस्त ये नहीं है, 4 प्लेन उतार के आप शिकस्त इंडिया जैसे कंट्री को नहीं दे सकते। शिकस्त तो वो थी 1971 में 90,000 सैनिकों ने अपना बेल्ट खोल के और अपना हथियार खोल के रख दिया था, शिकस्त वो थी। याद रखिए पाकिस्तान से हमने बांग्लादेश छीन लिया था, यस, और नया कंट्री बनाया था। वो अभी तक पाकिस्तान नहीं भूला है, सैम मॉनिक शो, वो अभी तक पाकिस्तान नहीं भूला है, और वो इस चीज़ को रिप्लिकेट करना चाहता है कश्मीर में या पंजाब में। वी विल स्पीक ऑन पंजाब, बट हमारे लिए इस लड़ाई का रिपरकेशन जो है, अगर पाकिस्तान इस तरीके से वर्ल्ड फोरम में आगे आता है, तो जब ये शांत होगा तब मैंने बताया, प्लीज़ नोट, बलूच और अफ़गान को उसने शांत करना है। जब तक बलूच और अफ़गान शांत नहीं होंगे, वो कश्मीर पे आके हिट नहीं करेगा, कश्मीर की तरफ वो देख नहीं सकता है। तो ईरान और सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस से वो बलूच और कश्मीर टीडीपी को शांत करेगा, एंड आफ्टर दैट ही विल कम। सो वी गॉट टू बी रेडी फॉर दैट। वॉरफेयर पूरा चेंज हो गया है, एआई चला गया है। अब वॉरफेयर, मिज़ाइलों की वॉरफेयर, अब मैं एक इस लेवल पे जाके बता रहा हूँ जो कि जैसे मेरे और आप जैसे लोगों को हमारे को समझ में आए। ये वॉरफेयर मिज़ाइलों की वॉरफेयर, ये वॉरफेयर ड्रोन की वॉरफेयर, ये वॉरफेयर साइबर की वॉरफेयर, ये वॉरफेयर स्पेस की वॉरफेयर। करेक्ट सर। वॉरफेयर जो युद्ध का जो तरीका है वो बिल्कुल बदली हो गया है, और वो जब हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में जब आएगा, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। मैं इसलिए इतना लंबा बोल रहा हूँ ताकि हम जब आगे बोलेंगे तब ये इस कड़ी को हम पकड़ के रखेंगे। अब आप देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारे जितने बॉर्डर के शहर हैं, आप पुंछ से शुरू करें और नीचे जाके कठुआ तक और राजस्थान के बॉर्डर के शहर, हर जगह उन्होंने हिट किया। कैजुअल्टीज़ हुई, हमारी सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई। उसके बाद हमने इसको रोकने के लिए जो स्टेप्स हमें लेने चाहिए, वो मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए, वो मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करूँगा और ये एक फ्लैग करता हूँ जी सर, कि आप उस सिचुएशन के लिए जब आपके सिविलियंस के ऊपर आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, मीडियम की शेलिंग हो रही है, फील्ड की शेलिंग हो रही है, ड्रोन्स आ रहे हैं, मिज़ाइल्स मारे, बॉर्डर में तो खैर शॉर्ट रेंज मिज़ाइल्स ही आ सकते हैं, बड़े वाले नहीं, लेकिन जब मिज़ाइल्स आएंगे तब आप सिविलियंस को किस तरीके से बचाएंगे? क्योंकि अगर हमारी सिविलियन कैजुअल्टी इन केस ऑफ अनदर कन्फ्लिक्ट, जो कि डेफिनेटली सिंदूर से बड़ा होगा, हमको अपने कमर को कसना है। बॉर्डर स्टेट में सिंदूर के दौरान जितनी भी कैजुअल्टी हुई, कैसे हुई पता है? जब गोले आ रहे थे
लोग बाग घर से निकल के भागना शुरू हो गए और उस दौरान उनकी कैजुअलिटी हुई। इसका मतलब लोगों के पास अभी वो अवेयरनेस नहीं है कि जब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। हमको कोई छुपने की जगह बनानी है, बाहर नहीं निकलना है, हमको हमारे होमगार्ड जो कंसेप्ट है उसको और अभी तगड़ा करना है और रिवाइव करना है, और इसको हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि अगले कन्फ्लिक्ट में हमारे सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो। आज की लड़ाई में दुश्मन के घुटने तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटियाँ होती हैं। राइट सर। और पाकिस्तान ये करने में काफ़ी माहिर है। हमको बॉर्डर टाउन्स और हमारे जितने भी कंजस्टेड टाउन्स हैं उसमें हमको इस तरीके को हमारे को ये प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी है। तो हमने शुरू किया था वर्ल्ड ऑर्डर से, विच नाउ एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, जो कि अभी जो द एंटायर ग्लोब इट हैज़ बिकम अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। यस, इट इज़ नॉट अ यूनिपोलर वर्ल्ड। इस स्टेट के बाद ये जो मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में ये जो 4 कंट्रीज़ का जो एक गठबंधन होने वाला है, दूसरा जो वर्ल्ड लेवल पे गठबंधन जो कि अभी ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो है ब्रिक्स। आपने पेट्रो डॉलर की बात की, ब्रिक्स कोशिश करेगा युआन डॉलर की। रशिया ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अभी से अगर आपने एनर्जी खरीदना है, यूरोप को बता दिया है कि इट विल बी आइदर इन रूबल और इन युआन। सो एक पैरेलल इकोनॉमी भी खड़ी होगी जिसका कि हमको ध्यान रखना है। And this is exactly the realignment that we were talking in terms of our mindsets, in terms of our capital resources. And बहुत कुछ चेंज हो रहा है। ये क्वेश्चन सिर्फ एक था, बट इसके अंश जिस तरह सर ने पकड़े हैं और कितनी चीज़ों को सर ने छुआ है, फ्रॉम Pakistan led ideologies, mindsets to their field marshals going to Tehran, discussing diplomacies, bringing their छवि, उनकी अपनी छवि को एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में एक बहुत स्टेबल कंट्री के हिसाब से दिखाना. There are a lot of areas which needs concern of our Indian perspective, and I think it's going to be a sleeping nightmares for all of us. सर, कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे ये भी चीज़ महसूस हुई है कि सर, टुडेज़ वर्ल्ड इज़ नॉट अ वर्ल्ड ऑफ वॉर्स विच इज़ fought over a territory. It is fought with intelligence, it is fought with technology, and it is fought with disruption. How do you see it, sir? Exactly. देखिए, रशिया यूक्रेन का वॉर जब शुरू हुआ, जी सर, it started like an invasion. Russian army getting into the Ukrainian territory. उसके बाद धीरे धीरे ये जो पूरा का पूरा युद्ध है वो साइबर में, ड्रोन में, मिसाइल्स में और इंटेलिजेंस में बदली हो गई, और इसीलिए ये इतना लंबा चला गया। आज के युद्ध का यही तरीका है कि अगर मैं आपसे कमज़ोर भी हूँ ना, तो मैं आपको इकोनॉमिकली मारूंगा, मैं युद्ध को इतना लंबा कर दूंगा कि जो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है उसको इकोनॉमिकली ये पिंच होना शुरू हो जाएगा, तो उसको मेरे टर्म्स में आना ही है। एक बात और है, आज ईरान के पास चीन ने दिया, रशिया ने दिया, उनके अपने मिसाइल्स बहुत अच्छे थे। आपको पता है कि सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आज ईरान का क्या है? उनकी जनता। उनकी जनता इस तरीके से रोड पे आके अपने गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। आप देखिए, इसका मिसाल आज तक नहीं है। ट्रंप ने बोला कि मैं आपके सारे के सारे जितने I'll destroy the civilization रोड पे आ गए, और जहाँ जहाँ टारगेट्स थे उन्होंने ह्यूमन चेन्स बनाई। ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ हमारे पास भी है।
1965 की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने अपने सोने को दान कर दिया, पैसा दान कर दिया। ये स्ट्रेंथ हमारे पास भी है। ये तो अभी भी हमने ईरान के कॉन्सेप्ट में देखा सर, यस, जब लोगों ने अपने घरों से आके दान घरों से आके दान किया है। लेकिन मैं इसको इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहा ऑफ हूँ। कोर्स सर। थोड़ा सा प्रेशर आया, हमारे मार्केट से एलपीजी गायब हो गया। गरीब के पास एलपीजी जलाने के लिए वो पैसा देने के लिए तैयार है, एलपीजी नहीं है। 5-5 हज़ार का एक सिलेंडर हो गया। हमारे को एज ए सोसाइटी बदली होनी है। हम ये नहीं कर सकते। जब युद्ध आएगा उस टाइम पे अगर हम होर्डिंग करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत एक नाइटमेयर बनेगा। हमारे को ये सीख लेनी चाहिए ईरान से कि हमको एक एज ए सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी अपने गवर्नमेंट के साथ इस तरीके से खड़ा होना है कि दुश्मन हमारी तरफ देखने से भी डरेगा। कई बार तो सर ऐसा लगता है कि दुश्मन शायद बाहर नहीं है, शायद अंदरूनी दुश्मन है। एग्जैक्टली हमको उस चीज़ को हमको बहुत ज़्यादा उस पर काम करना है। अगर आपने एक लेसन की बात करी और इस यूएस एंड इजराइल लेड ऑपरेशन से मैं और 2 लेसन्स इंडिया के लिए निकलवाना चाहूँ आपकी ज़ुबानी सर, वो और क्या 2 लेसन्स हो सकते हैं? देखिए, हमारे को जो स्ट्रेंथन करना है वो है हमारा बैटल। अगर मैं मिलिटरीली बात करूँ, यस बैटलफील्ड सर्विलेंस, साइबर, ये हमको और आगे इस स्टेज पे ले जाना है। देखिए, हम एक वन फ्रंट व्हाट वी फॉट, वन फ्रंट वॉर ऑगमेंटेड बाय चाइना। चाइना ने हर प्रकार का उनको इंफॉर्मेशन दिया। दे वेर हैविंग देयर information from their satellites. Don't you think we are actually right now at this point of time at 2.5 front war scenario? मैं आता हूँ उस पर। तो आपने जो पहला सवाल किया ना कि 2 और क्या इसमें से सीख आती है, तो एक तो सीख है कि हमको टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना है, और टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के लिए हमको बाहर के देशों से हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे कम करना है और एक दिन ख़त्म करना है। आज अगर अमेरिका का सिलिकॉन वैली खड़ा है, आपको पता है उसके पीछे कौन है? हिंदुस्तानी एशियंस, और मैक्सिमम हिंदुस्तानी। हमारे जितने ब्रेन्स आईआईटी से, एनआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते हैं, क्या वो भारत में काम करते हैं? नहीं। नो सर। भारत में क्यों नहीं काम करते हैं? मैंने यही एक पॉइंट कुछ दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट में 6-7 महीने पहले मैंने बोला था। तो एक पेरेंट, एक जो अभिभावक हैं, उन्होंने लिखा था कि ब्रिगेडियर साहब, हमारे देश में अगर ये हम लोग हमारे काम करेंगे उनको 20,000 25,000 रुपये नौकरी मिलेगी। Correct. हमको अपने कंसेप्ट को चेंज करना है। हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे ब्रेन्स को बिठाना है, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है आत्मनिर्भर भारत को। इस तरीके से आत्मनिर्भर होना है कि हमको मेरे जेट इंजन के लिए मेरे को यूएस के पास ना जाना पड़े, मेरे को रशिया के पास ना जाना पड़े, यूके के पास ना जाना पड़े। क्योंकि जो वर्ल्ड के हालात हैं, वो आज जो मेरा दोस्त है कल शायद वो मेरा दोस्त नहीं रहेगा, और उसने अगर मेरे को चोक कर दिया तो मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? अपने दुश्मन के पास जाऊँगा? नहीं। तो आत्मनिर्भर भारत जो कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये एक मंत्र दिया है, इसको हमको ग्राउंड के ऊपर करके दिखाना है। That's your second lesson. वो मेरा सेकेंड लेसन है कि इस हमको आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भरता सामरिक, सैनिक, और आत्मनिर्भरता साइबर में, आत्मनिर्भरता स्पेस, इसमें हमको आत्मनिर्भरता है। आई थिंक सर आत्मनिर्भरता एक नैरेटिव है विच इज़ टू सम एक्सटेंट just become a doctrine, not a reality at this point of time. We are pushing ourselves, we are pushing our private industries, but there is a big gap, sir, on a very strategic level also, sir. We are talking a lot about it, sir, but at the ground, as you mentioned, हमें अपने इंजन के लिए माना जाना पड़े. Sir, अभी जो हमारी फाइटर फ्लीट भी बन रही है, we are still dependent on those engines. वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ. अभी हमारे देश में
हथियार बनने मेक इन इंडिया शुरू हुआ है, लेकिन वो क्या है, वो या तो इजराइल से आएगा या अमेरिका से आएगा, इंटीग्रेट यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे असेंबली होगा, यहाँ पे इंटीग्रेट होगा और हम उसको मेक इन इंडिया करके देंगे। आज हमारे देश में क्यों नहीं हथियार बनता पता है? उसके दो मुख्य कारण हैं। हथियार बनाने के लिए कौन चाहिए? गनस्मिथ, जो कि हथियार को बनाना जानता है। जी। हमारे देश में गनस्मिथ की संख्या अगर मैं गिनूं तो बहुत कम है। और इतने बड़े देश में हमारे इकोसिस्टम को, हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ को कोर्सेज लानी है कि हथियार किस तरीके से बनता है, गनस्मिथ का सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए। और गनस्मिथ जब कोर्स करके लड़का निकलता है तब उसको 10,000 की नौकरी दोगे ना, वो बाहर चला जाएगा। हमारे को ड्रोन कैसे बनाना है उस तरीके का हो रहा है। IITs दे आर कमिंग इनटू लाइन विद द प्राइवेट कंपनीज, लेकिन इसमें एक नेशनल कंसेंसस और हमारा को इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेरे को पता है कि टाइम बड़ा कम है क्योंकि बाहर की सिचुएशन बहुत जल्दी से जल्दी चेंज हो रही है, बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। लेकिन हमको इस चीज़ पे, आप आज अगर सोचें यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो कि हथियार और एम्यूनिशन बनाने में दुनिया में अग्रणी है, रशिया, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से आज से कब 1918-17 में जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, आज से लेकर के 100 साल उन्होंने R&D पे लगाया, तब जाकर के उनके पास आज ये स्टेट है। हमने अभी शुरू किया है, लेकिन हमारे पास एडवांटेज क्या है कि हमारे पास ब्रेन्स हैं। उसको ब्रेन्स को लगाना और उसको ज़मीन पे लेके आना। दूसरा पॉइंट, अगर हमारा कोई भी इंडस्ट्री सामान बनाता है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स को ये यकीन करना है कि वो उस स्टैंडर्ड का बना रहा है और फिर उसको मार्केट भी देना है, चाहे एक्सपोर्ट मार्केट हो चाहे इनसाइड मार्केट हो। अगर मैं आज हथियार बना रहा हूँ या मैं एम्यूनिशन बना रहा हूँ, अगर मेरे पास मार्केट नहीं है तो मैं जो वो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है मैं उसको कैसे ले जाऊँगा? ऐसी प्रॉब्लम ज़मीन के ऊपर हैं, लेकिन इसको अभी धीरे धीरे टैकल किया जा रहा है। लेकिन आपकी वाली जो बात है, जो सबसे बड़ा लेसन है इस लड़ाई का, कि हमको ड्रोन्स खुद बनाने हैं। अगर शहीद ड्रोन ईरान बना सकता है, अगर ड्रोन रशिया बना सकता है, या ड्रोन यूक्रेन लड़ाई के दौरान बना सकता है, हमको उस ड्रोन की तरफ ना देख के हमको अपने भारत का ड्रोन बनाना है, ताकि हम कम खर्चे में इतने सारे ड्रोन बनाएं ताकि कल के इस लड़ाई में हमको मिसाइल्स यूज़ ना करनी पड़े। हाँ जी। और आपने यूक्रेन की बात करी, यूक्रेन ने तो ड्रोन हंटिंग पूरे अपना स्क्वाड्स, अपनी फोर्स बना रखी है जी। कितने सारे पहलू हैं सर। इस मंच पर इतने लिमिटेड टाइम में अगर हम बात करें, कहीं पे हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, कहीं पे हम R&D की बात कर रहे हैं, कहीं पे हम बात कर रहे हैं गोल्ड स्मिथ के लिए कोर्सेज होने चाहिए, फिर हम बात करते हैं कि उनको हम कैसे अपनी इंडस्ट्री में लेके आएँ। वहाँ पे US जो आज अपनी हेजेमनी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में बना के रखता है, फिर वो पामल लकी जैसे लोगों को अपने एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के अंदर इन्वॉल्व भी करता है। दैट मीन्स कि वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के टॉप नॉट्स को वो परमिशन भी देता है, वो अथॉरिटी भी देता है, उनके कंधों पर एप्लेट्स भी पहनाता है कि नाउ यू गाइज वर्क फॉर अस। सो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो एक वर्कफोर्स उनके यहाँ पे है, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही मिसिंग है। वो इसलिए मिसिंग है, आप चाइना का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर आप कुछ भी बनाते हैं जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, गवर्नमेंट आपको बोलेगा कि यस नाउ यू आर इंक्यूबेटेड विद अस, आप हमारे साथ हो, आप बनाइए, हम आपको हेल्प करेंगे। तब आपको ये नहीं फिक्र करना है कि मेरे को पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं स्टार्टअप हूँ, मैं MSME हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, बैंक के पास जा रहा हूँ, बैंक बोल रहा है कि मेरे को तुम पहले वो दो, गारंटीज, कोलेट्रल दो, ठीक है। अगर मेरा 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो मेरे को बोलेगा 15 करोड़ कोलेट्रल दो। MSME कहाँ से 15 करोड़? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमको इसको इंक्यूबेट करना है हमारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। सिर्फ कर देने से कि हाँ IIT सो एंड सो IIT इज डूइंग दिस, वो IIT के एक्सपेरिमेंटल रूम में ही रह जाएगा। हमको उसको ज़मीन पे लाना है।
दूसरी चीज़, हमको ये जो L1 कंसेप्ट है ना, ये L1 कंसेप्ट से बाहर आना है। L1 वर्सेस H1। हमको चीज़ वो लेनी है जो कि हमें चाहिए, और उसको लाने के तरीके लिए आप बात कीजिए लोगों के साथ। So we have bureaucratic mindsets, we have such insights, we have such Absolutely. knowledge that is available. If you want to do an audit, if you want to test things, there are plethora of manpower, workforce available who can actually audit every single, even a screw at the ground level. But वो mindset बनाना, that is the biggest challenge. Absolutely. मैं आपको ये बताऊं, ये जो बड़े बड़े मिसाइलें बन रही हैं, अमेरिका, यूके एंड ऑल दोज थिंग्स, इस ईरान की लड़ाई में इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि यू कैन मेक बिग मिसाइल्स, With long range striking capabilities. but what I have thousands of smaller drones. You will bring 50% of that done, my 50% will go and hit you. You understand that entire concept is changing. Yes, sir. And that is indigenous. Iran is making by himself, their own people. This conflict and the dilemma and the fight between $4 million and the $40,000 You just have technology to, if you have those, is something which is actually आपने सिर्फ very mind-boggling, sir. Absolutely, आपने सिर्फ क्या करना है, लड़ाई को 1-1.5 साल ले जाना है। सर ऐसी स्थिति में जब हमारे एक्लेंस के सीनियर मैनेजमेंट्स के भी स्टेटमेंट्स आती हैं, इंक्लूडिंग एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित तिवारी जी की, जैसे उन्होंने बोला है कि इंडिया डजंट नीड अ रॉकेट फोर्स टू सम एक्सटेंट सर फॉर आवर लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज we instead of looking into those striking capability with long range missiles, if we work towards a bigger, better and a modern fighter fleet, that is where India should invest in. Now this again leaves a food of thought for every think tank within the Indian diaspora कि अगर जाएं तो जाएं कहाँ, because everything requires money, everything requires time, everything requires investment, sir. आप आज से अगर आप लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यू टेक अनदर अ डिकेड टू टेक इट ऑन। आप एक जगह पे आप मॉडर्न फाइटर फ्लीट की बात करते हैं, यू आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेट्स से राफेल, वेयर आर वी सर? आई मीन ये डिलेमा में हम इससे बाहर कब आएंगे सर? मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। मैं इज्जत करता हूँ एयर मार्शल साहब की, जो कंसेप्ट, मैंने भी वो पेपर पढ़ा है। देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे। 15 सर हमारे सिचुएशन में, Yes. जो कि हम लोग इंजन बाहर की देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी बाहर की देख रहे हैं, क्योंकि हम एमलगेमेट करते हैं वेपन सिस्टम्स। उस 15 साल के जो गैप को है, कौन कवर करेगा? और जब आप 15 साल में वो बनाएंगे, दुनिया उससे 15 साल आगे चली गई होगी। आप इसको समझें। हमारे को कल जियोपॉलिटिकली किसके साथ, खास करके हमारे इंडिया के क्षेत्र में किसके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट होगा, हमें नहीं पता है। हमारे चारों तरफ जो हमारे पड़ोसी हैं, कुछ भी वो हमारे अगेंस्ट में कभी भी जा सकते हैं। इसीलिए वी हैव टू हैव अ बैलेंस। आप प्लेटफॉर्म बनाएं, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, बट आपको कल की लड़ाई लड़ने के लिए साजो सामान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। लड़ाई चेंज हो गया कमांडर, आज आर्मर्ड कोर जो हम इतना इन्वेस्ट करते थे टैंक्स में, लिटरली टैंक वॉरफेयर का डॉक्ट्रिन ही चेंज हो रहा है। तो क्योंकि आपने ये चीज़ बोली, कहीं मेरे भी जहन में ये चीज़ रहती है, तो ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड्स की जो फिलॉसफी होती है, ये चेंज हो गया कि अभी एयर वॉरफेयर्स, साइबर वॉरफेयर्स, इसकी तरफ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारे कंटेक्स्ट में अगर आप पाकिस्तान, चाइना, इनका रखें, हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड्स होना बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट विश अवे विद दिस थिंग, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स लगे हुए हैं। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि चाइना मेरे बॉर्डर के अंदर आके कोई इलाका ले ले, या पाकिस्तान आकर के कोई इलाका ले ले। तो मेरे को सबसे पहले डिफेंसिव बूट्स ऑन ग्राउंड तो मेरे चाहिए, और उसके बाद अगर ऐसी स्थिति आए जो कि मेरे को बाद में नेगोशिएट करने के लिए मेरे को अगर कुछ
इलाका लेना पड़े तो वो हम ले सकते हैं। तो उसके लिए भी तैयारी हमें करनी पड़ेगी, शायद उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी पहले करनी होती है, क्योंकि पहले डिसाइसिव फैक्टर यूज्ड टू बी बूट्स ऑन ग्राउंड। अभी डिसाइसिव फैक्टर इकोनॉमी है, अभी डिसाइसिव फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी डिसाइसिव फैक्टर आपके सिविलियंस की सेफ्टी है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सोचिए, दिल्ली के अंदर शाम को 6:30 बजे आप किसी भी गुड़गांव दिल्ली रोड पे, it's not safe. I'm not speaking this. अगर if 8 to 10 drones come and hit, what condition will be in? आपने, और आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोच है ना युद्ध के बारे में, अभी तक हम इस प्रकार के युद्ध के सामने हम गए नहीं हैं। मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूँ। सिंदूर में ड्रोन्स आ रहे थे, जम्मू में हिट कर रहा था, गाड़ियां चल रही हैं, nobody is bothered. I don't know how to take it. So अच्छी तरीके से लो या इसको मैं गलत तरीके की अवेयरनेस नहीं है उसके हिसाब से समझो। नहीं है, yes. क्योंकि तब कुछ ड्रोन्स आए, अब आप सोचिए कि ये एग्जैक्टली स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स आ रहा है, कितनी कैजुअलिटी होगी। एंड सर, ये स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स का जो कॉन्सेप्ट विच इज़ वेरी इंट्रीगिंग एंड जिसमें मेरा भी इंटरेस्ट बहुत आ रहा है, आई होप आई विल गेट सम ड्रोन एक्सपर्ट्स ऑल्सो। ये तो ड्रोन्स भी काम ऐसे करते हैं, अगर 100 ड्रोन्स हैं उसमें से 20 ड्रोन्स इम्पैक्ट कैपेबिलिटीज के लिए प्लान्ड होते हैं और बाकी के 80 उसको बचा के रखते हैं। एग्जैक्टली, आई मीन इट्स लाइक अ फ्लीट। एग्जैक्टली, सो वी हैव टू हैव दीज काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज मेक इन इंडिया, रादर मेड इन इंडिया, नॉट मेक इन इंडिया। हमारे कंट्री में अब ये जो हो गया है, जो ड्रोन वाला, हमने ड्रोन की हमने ताकत देख ली है, अब एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी पे काम करना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड सर, हमारे जितने भी नेबर्स हैं सब साइड से हमारा एसिमेट्रिक वॉरफेयर का ही एजेंडा खड़ा होगा। कहाँ से कौन सी कोई चीज़ आएगी सर, नोबडी कैन कैलकुलेट। कितना भी आप इंटेलिजेंस गैदरिंग कर लीजिए, कितनी भी सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, कितने भी आप लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय कर लीजिए, देयर इज स्टिल कैपेबिलिटी कोई हैंडहेल्ड चीज़ें लाके उससे लॉन्च करेगा और कहीं ना कहीं हमारी कैजुअलिटीज़ होंगी। एंड एज यू मेंशन सर, सिविलियन कैजुअलिटीज़ आर द थिंग्स विच विल ब्रेक अस फ्रॉम विद इन। वो हमारी जो एक वो होती है ना, इमोशनल क्वेश्चन को ही हिट कर देगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, like how Israel has built up its platform for its civilians, कि वहाँ पे bunkers हैं, there is safety, managed for the civilians. There are alerts which are sounded off every now and then. We don't have that thing in our district level की ideology में। छोटी कंट्री है, रिसोर्सेज उनके पास ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन कम है, और एग्जैक्टली उल्टा हमारे तरफ है। बहुत बड़ी कंट्री है, रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बिगर चैलेंज। लेकिन इस चैलेंज पे हमको अभी काम करना शुरू करना है। ये डिसेंट्रलाइज होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना चाहिए। सो इफ़ आई कैन इंटरजेक्ट यू, ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम अभी भी हम जब बात कर रहे हैं उसको हम अंडरएस्टिमेट करते जा रहे हैं, which is going to hit us and hurt us very very big way in the future? It is already, one is this capability of Pakistan or China to hit our civilian infrastructure, number one, civilians number two, and third is their sleeper cell and terrorists inside our country. आपने स्लीपर सेल्स की बात करी, तो पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स जो हैं आज कहाँ पे छुपे बैठे हैं सर, as we are talking right now? क्या पता इस स्टूडियो का नेक्स्ट घर में स्लीपर सेल है, हो सकता, यू नेवर नो। देखिए, आज से आप 2000 से अगर ये पाकिस्तान ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म इन इंडिया को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देखिए, वो लोग क्या करते थे, फिदाइन भेजते थे, सुइसाइड अटैकर्स। वो आते थे, अटैक करते थे, एंड दे यूज्ड टू पेरिश। कैजुअलिटीज़ हमारे को होती थी। धीरे धीरे इंडिया ने अपने टारगेट्स को, जो वहाँ पे वो आते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू कम एब्सोल्युटली, बॉर्डर क्रॉस किया, अटैक कर दिया, तो नेक्स्ट टू द बॉर्डर्स जितने भी हमारे मिलिट्री ऑब्लिक इम्पॉर्टेंट टारगेट्स हैं उसको हमने हार्डनिंग करना शुरू किया। राइट।
वो लोग आते थे, कई जगह ऐसा हुआ आते थे और घुस नहीं पाए और उनकी कैजुअल्टी हुई। हम लोग जाकर के पूरे वर्ल्ड को बताते थे कि देखिए पाकिस्तान हमारे देश के अंदर टेररिज्म फैला रहा है, उसमें पाकिस्तान की छवि नीचे जाती थी। नाउ देयर इज़ अ शिफ्ट एंड इट इज़ कनेक्टेड विद कश्मीर। अभी वो लोग इस स्लीपर सेल्स के द्वारा, जो कि हमारे ही देश के आदमी हैं, हमारे देश के अंदर ऐसी स्ट्रेंथ बना रहे हैं कि दे कैन हिट। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी वाला जो केस था, जो ये लाल किला में ब्लास्ट हुआ, इट इज़ टिप ऑफ द आइसबर्ग, इट इज़ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसके बाद आपने सुना होगा NIA ने जाकर के नॉर्थ ईस्ट में भी किया, चेन्नई में भी हुआ, अहमदाबाद में भी हमने पकड़े। इट इज़ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। नाउ वी आर now what Pakistan is trying to show, what Pakistan will try and show, कि these are Indian resistance force. Now there is a resistance force called Hezbollah, there is a resistance called Hamas, this is an Indian resistance force. और इसमें हेल्प क्या कर रहा है पता है? अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड हो ही जा रही है। आई विल नॉट टॉक ऑफ रीजंस, आई विल नॉट टॉक ऑफ द आउटकम्स, बट हमारी सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड हो ही जा रही है कि ये पाकिस्तान के लिए अभी प्लेटर में आ गया है। मैं जो वो एकजुट होने की बात कर रहा था ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो वो हमारा था, लेकिन ये पोलराइजेशन से क्या हो रहा है कि उस बहुत फास्ट रेट में ये बन रहा है, स्लीपर सेल्स बन रहे हैं। और स्लीपर सेल्स बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ISI उसमें बहुत माहिर है, उसको ज़रूरत नहीं है अभी लश्कर या जैश को वो अंदर भेजेगा। वो लश्कर और जैश को वो तैयार कर रहा है। अभी आपने सुना होगा कि आफ्टर सिंदूर में हम जब इसने तोड़ दिए तो उन्होंने वापस फिर बना लिया है, उन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू कर दी, ट्रेनिंग शुरू कर दी, ऑल दोज थिंग्स, द इंटेलिजेंस आर देयर। वो क्या कहाँ घास काटने के लिए बना रहे हैं? नहीं, हॉट वॉर के टाइम पे या किसी कन्फ्लिक्ट के टाइम पे, उस टाइम पे उनको इंडक्ट किया जाएगा, दोज फोर्सेस। पता नहीं कितने और फ़िदाइन बनेंगे और कितने फ़िदाइन हमारी टेरिटोरियल लैंड पार्सल्स में आएंगे और कितने सिविलियंस पे अटैक करेंगे। ये क्वेश्चन जो मेरे भी दिल में हमेशा खटकता रहता है कि हम ऐसी कई चीज़ों को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं आज के युग में, जो हमें आगे जाके बहुत बुरी तरह से, बहुत ही बैडली इफ़ेक्ट करेगा। आई थिंक दिस इज़ एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड, एंड एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए एज अ सोसाइटी दैट व्हेन वी सी सर्टन मोमेंट्स विच आर नॉट नॉर्मल मोमेंट्स, वी नीड टू अपराइज आवर अथॉरिटीज़। दैट इज़ द टेक अवे। सर, हम पाकिस्तान बात करते हैं। आज जब आसिम मुनीर ने भी बोला कि अब नेक्स्ट युद्ध जो होगा नॉर्थ ईस्ट से होगा, नॉर्थ ईस्ट आपको क्या लगता है कि सर अब एक प्रेशर पॉइंट बनता जा रहा है? देखिए, डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट इज़ एन एक्सीलेंट इंक्यूबेशन ग्राउंड। Firstly, because of its geographical location. Yes. Then, our Northeast have got a history of insurgency in different decades, in different way. This has been done by the Indian government, that they have contained those insurgencies in a manner which should have been done, and at the same time, the Red Corridor, it is being cleaned. रेड कॉरिडोर का मतलब मैं दर्शकों के लिए बता दूं, जो नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, उनका खात्मा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के ज़रिए अभी इस इंसर्जेंसी को वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में ये जो डिबैकल हुआ, उसके बाद नई गवर्नमेंट बनी, और नई गवर्नमेंट अभी आकर के इंडिया के साथ बहुत पाव चल रहा है कि हम ये हैं, हम वो हैं। जी सर, ये एक्चुअल छवि नहीं है। मैं बांग्लादेश गया हूँ ऑफिशियल काम से, और मेरे को पता है कि उनकी पूरी आर्मी प्रो पाकिस्तान है, तुर्की से सामान मंगा रहे हैं। डिबैकल के जब ये इनका ये हुआ था अनरेस्ट बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने ये मीडिया में भी आया था
कि पाकिस्तान से उन्होंने आर्टिलरी एम्यूनिशन मंगाया, बांग्लादेश तैयार हो रही है। जितने लश्कर ए तैयबा, जैश और जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के उनके ऑफिसेज खुल गए हैं, उस नाम से नहीं खुले, कोई दूसरे एक नाम से खुले हैं। रिक्रूटमेंट जारी है इंडिया के अंदर। ड्रग्स, नार्को टेररिज्म, विच विल बी स्पीकिंग दैट हाउ दे आर हिटिंग अस विद द नार्को टेररिज्म, टेरर फंडिंग, वेपन्स एंड गिविंग रिफ्यूज टू द लीडर्स, ये शुरू हो गया है। अभी अगर हम लोग तो एक्चुअली बाहर के खबर से आजकल हमको वक्त नहीं मिलता है। थोड़े दिनों पहले एक पुलिस पोस्ट में उल्फा ने अटैक किया था असम में। ये छोटी छोटी चिंगारियां जो हैं, इसको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। यस सर। नॉर्थ ईस्ट को हमको जिस तरीके से संभाला है, उससे ऊपर मणिपुर के अंदर इतना बड़ा अनरेस्ट हुआ। मणिपुर शायद अभी a large section of the population, they are alienated. We got to work a lot on Manipur. We got to work a lot on Nagaland. और जितने ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास हथियार हैं, जल्द से जल्दी उनको हमको डिसआर्म करना ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हमारी पॉलिसी के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, कई प्रोग्राम्स चल रहे हैं। लेकिन हमको ये ख्याल रखना है, जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो बड़ा पोरस है, उसके ऊपर हमको ख्याल रखना है। और बांग्लादेश से हमको बहुत ज़्यादा खतरा होने का है, जहाँ तक हमारे नॉर्थ ईस्ट का सवाल है। आई थिंक काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म्स पे दिस नॉर्थ ईस्ट का जो पैरेलल गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो वहाँ पे एक नार्को टेररिज्म का जो अपराइज हो रहा है, कैसे रेड कॉरिडोर बन रहा है, कैसे म्यांमार का एक अलग एजेंडा चल रहा है, कैसे उल्फा को एक शेल्टरिंग बेस मिल रहा है बांग्लादेश में, कैसे पाकिस्तान लेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ के ऑफिसेस खोलने की अनुमति मिल रही है बांग्लादेश में। दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोना हर्ट अस वेरी वेरी डेंजरसली इन दी कमिंग टाइम्स। सर, ऐसा आपको लगता है कि इफ़ एक्चुअली इंस्टेबिलिटी इंक्रीजेस in the eastern side of the Indian continent, sir, is there something which probably before civilians can understand, or before the population there will understand, military will be able to gauge that faster? बहुत अच्छा सवाल किया आपने ये। अभी तक हमने जो बातचीत की, मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को ये लग रहा होगा कि बहुत डेंजर है चारों तरफ, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको अपने सेना पे, अपने एयरफोर्स पे, अपने नेवी पे और अपने गवर्नमेंट पे संपूर्ण भरोसा होना चाहिए कि चाहे दुश्मन किसी तरीके से भी हमारे देश के ऊपर टेढ़ी आंख करने की कोशिश करे, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम सिर्फ ये बातें कर रहे हैं कि किस किस क्षेत्र में हमको ज़्यादा देखना है। खास करके जो हमारे सिविलियंस के अंदर जो जागरूकता है वो आना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी कमांडर विपुल ने बताया कि टेररिस्ट जो हमारे अंदर हैं, उनको पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा हमारा बड़ा हथियार है हमारी जनता। आपको अगर कुछ भी ऐसा नज़र आए जिसको आपको शक हो, वो आपको अथॉरिटीज़ को बताना आपको ज़रूरी है। आप उस पर छुपाएं नहीं या उसको अनदेखा करके ना जाएं। कल अगर लड़ाई लगती है, किस तरीके से आपने अपने आप को बचाना है, अपने पड़ोसियों को बचाना है, उसका आप अपने मेंटल प्लान बना के रखें। और साथ में होमगार्ड्स के ऊपर ये है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे को होमगार्ड्स की रिहर्सल करानी बहुत ज़रूरी है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जोन लेवल पे ये रिहर्सल होना चाहिए कि हम किस तरीके से हम हमारे सिविलियंस को हमारे देश की जो रक्षा पंथी है और पद्धति है उसमें हम कोऑप्ट कर सकते हैं। सर, डू यू थिंक, सर, हमने नार्को टेररिज्म के बारे में छोटा सा डिस्कशन किया था, इज दिस एक्चुअली गोइंग टू बिकम अ बिगर थ्रेट देन द बुलेट्स इटसेल्फ? इट इज ऑलरेडी अ थ्रेट। नार्कोटिक्स, what Pakistan has done, that Kashmir and Punjab, they have made a target, and parts of Rajasthan. अब इनको पैसा कैसे आता है? पहले तो
ये लोग नकली नोट ले आते थे। जी, आई थिंक धुरंधर ने हमें काफ़ी जागरूक करा है इसमें। चलो धुरंधर ने किया ना किया हो, जागरूकता पहले आई थी ना जब हमारी नोटबंदी हुई, जी सर। तब हमको पता था। नहीं, पर कोई मानता नहीं और था। नहीं, हमने अपने आंखों से देखा भाई। हमने जब मिलिटेंट्स मारे, उनके बैग में 2,000 रुपए के नोट या जो भी है व्हाटएवर 500, एंड एग्जैक्टली आप पकड़ नहीं सकते हैं। अब वो बंद हो गया, वो उनकी इंडस्ट्री खत्म हो गई। वो एक अलग कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है, वो उनकी इंडस्ट्री खत्म। ऑफ कोर्स आप सही कह रहे हैं कि धुरंधर में दिखाया सबको। नाउ अब पैसा कहाँ से आएगा फॉर टेरर फंडिंग? आपके 10 ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के अंदर हैं, बांग्लादेश के अंदर हैं। पाकिस्तान के पास अपना पैसा थोड़ी है। अब ये आप नारकोटिक्स भेजते हैं, आप ड्रग्स भेजते हैं, उन ड्रग्स को बेचा जाता है और ड्रग्स के जो पैसा आता है उसी पैसे से टेरर फंडिंग होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग हमारे ही देश के हैं और ये लोग देशद्रोही हैं, और इन्होंने टारगेट किया है स्ट्रैटेजिकली हमारे यंग जनरेशन को। मैं आपको बता दूं, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट पर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। पंजाब का आपने फिर नाम आया, और पंजाब को हमेशा कहीं ना कहीं एसोसिएट करा जाता है नारकोटिक्स के साथ। आज की डेट में पंजाब क्या फिर अगेन वल्नरेबिलिटी के उस पड़ाव पर आ चुका है कि अब फिर वो वहाँ पे कुछ ना कुछ बिखरेगा? अनफॉर्चुनेटली पंजाब का जो पूरा यूथ है, आप देखिए पंजाब इज़ वेरी डियर टू माई हार्ट। सर, पंजाब एक इतना फलता फूलता स्टेट था, इकोनॉमिकली नंबर 1 था, गेम्स में, आप इंडस्ट्री में, फौज में आप देख लीजिए, पंजाब का तो कोई मतलब तोड़ ही नहीं था। जी सर। अब उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली उनको हिट किया है, उन्होंने कम्युनिटीज़ को अलग किया है, उन्होंने चिट्टा, दे कॉल इट चिट्टा, कोकेन। यस। द अमाउंट, अभी आजकल आपको तो पता है ना, ड्रोन से कोकेन आते हैं। यस। पंजाब के पूरे बॉर्डर में, JNK के बॉर्डर में IBLC ड्रोन से आते हैं, और वही 5,000 रुपये का ड्रोन, 2.5-3 kg कोकेन या दूसरा कोई ड्रग पकड़ा भी गया तो ठीक है, 500 और आ रहे हैं पीछे से। और कितनों को रोकेंगे? कितना यहाँ surveillance पे करेंगे? हमारे सिविलियंस का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि हर जगह तो हमारे सिविलियंस हैं। आपको अगर दिख रहा है ड्रोन, तुरंत बताएं। वो एक हमारी, एक मैं कमी नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक हमारी चैलेंज है सर, कि इस ड्रग्स को रोकना। इस सर, ड्रग्स, हम अपने अंदरूनी दुश्मनों की तो बात कर रहे हैं जो एक LPG को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे सामने नारकोटिक्स का इतना पैसे वाला धंधा दिख रहा है, उसको तो वो हमको सपोर्ट करेंगे ना। देखिए, एक वक्त आएगा और हमारा देश जो है एकत्र होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। जब आती है सर पे आती है ना, जब सर पे आती है हमारे एकत्र होने में। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे देश में, जो कि पैसे के लिए शायद अपने देशवासियों का या अपने देश का भी ये लोग बेच सकते हैं, ये तो उन पे आप ध्यान रखें, उन पे आप बताएं, और ये बहुत ज़रूरी है। ये एक चैलेंज है कमांडर। यही हमारे देश को एक्चुअली खोखला कर रहा है, और सबसे बड़ा सच भी है। सबसे बड़ा सच भी है। सर, आप यू आर अ मेंटोर। NSG में आपने 4 साल बिताए। सर, आपने अपने टेन्योर में सर डी रेडिकलाइजेशन पे बहुत काम किया है सर। आज एक बार पर्दे के सामने खुलासा कर दीजिए कि डी रेडिकलाइजेशन एक्चुअली वर्क करता भी है या सिर्फ पेपरबाजी है सर? एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये डी रेडिकलाइजेशन एक सब्जेक्ट है। मैं बहुत खुश हूं कि आपने इस डी रेडिकलाइजेशन को जनता के सामने एक सब्जेक्ट के तरीके से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज सर अल्टीमेटली हम चाहते तो यही है ना सर। तो आपने जो डी रेडिकलाइजेशन की बात की, ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसके अंदर हमारे को एक्सपर्टीज़ लानी है। जैसे कि एक स्टेट, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात लूँ जी सर। और मैं
पंजाब की बात लो, इन दोनों स्टेट में डी रेडिकलाइजेशन प्रोसीजर्स अलग अलग हैं। अब रेडिकलाइजेशन का मतलब मैं अगर अपने दर्शकों को बताऊं, रेडिकलाइजेशन मीन्स मेरे दिमाग को आप किस तरीके से मेरे ही देश के अगेंस्ट में आप ले जाते हैं, चाहे आप उसमें पैसे का इस्तेमाल करें, आप धर्म का इस्तेमाल करें या और कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करें, और मेरे को आप ये मजबूर करें कि मैं अपने ही देश के अगेंस्ट में काम करूं, उसको रेडिकलाइजेशन बोलते हैं। और ये रेडिकलाइजेशन एक ऐसा ये रोग है कि ये मेरे ख्याल से कोविड से ज़्यादा ये फैलता है। ये एक रात में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। क्यों? सबके पास आजकल फ़ोन है। और आपने देखा होगा पाकिस्तान से हर दिन कितने ये मटेरियल आते हैं जो कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या देश के नाम पे ये लोग फैलाते हैं और हमारे यूथ को, खास करके यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। डी रेडिकलाइजेशन जो हमारे कंट्री में हो रहा है कमांडर विपुल, ये इट हैज़ नॉट टेकन दैट काइंड ऑफ अ शेप विच इट शुड हैव टेकन। आप अगर मेरे को बोलें कि ये डी रेडिकलाइजेशन इतना एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए और उसमें एक्सपर्ट्स होने चाहिए और उसमें जो हम काम कर रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट है, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अभी हम डी रेडिकलाइजेशन जिसमें जा रहे हैं, इसका कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बस लोगों को लगता है हमने सरेंडर करवा लिया, दैट इज डी रेडिकलाइजेशन। नहीं, डी रेडिकलाइजेशन वो थिंग तो बहुत पहले से चल रहा था। सरेंडर्ड मिलिटेंट्स वो, लेकिन यूथ को ताकि जाके वो ज्वाइन ना करे। आप देखिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इतने टैलेंटेड डॉक्टर्स वर इन्वॉल्व्ड। That guy who did this blast, he was a rank holder in NEET. वो एक प्रोफेसर था। अगर उसके दिमाग में आप घुस के आप उसको रेडिकलाइज कर सकते हो, तो एक साधारण आदमी को तो कहीं पे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। और हम जो हमेशा सोचते हैं ना कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ रिलीजन से होता है या जाति से होता है, रेडिकलाइजेशन पैसा से होता है, रेडिकलाइजेशन कुछ भी से होता है। हमारे देश में ये स्लीपर सेल सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है। हमारे देश में जितने जितने जात हैं, सब में ऐसे लोग मिले हैं जो कि हमारे देश के देशद्रोही हैं। हाउ डू यू टैकल इट देन सर? वंस अगेन हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम, और हमारे को बेस में जाके डी रेडिकलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको डी रेडिकलाइज करना है अपनी लेडीज़ को, हमारी बच्चियों को, क्योंकि वो इतना इन्फ्लुएंस करते हैं मेल्स पे, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, माँ हो, कुछ भी हो, वो इतना इन्फ्लुएंस करते हैं और उनका इन्फ्लुएंस होना बड़ा मतलब आसान है। वो बहुत जल्दी आसानी से आसान भी होता है और घातक भी हो जाता है, घातक हो जाता है बाद में। अभी जैश ए मोहम्मद ने अपना लेडीज़ ब्रिगेड बनाया है। जैश ए मोहम्मद ने अपना लेडीज़ ब्रिगेड बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेडीज़ पाकिस्तान से चल के इधर आएंगी, नो, दे आर मेकिंग देयर ग्रुप्स हियर। वो डेंजरस है। तो हमको डी रेडिकलाइजेशन, ये एक एक्सपर्ट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम करना है और ये इसमें सिस्टमेटिक। और मैं तो अगर चाहूँगा कि ये, जैसे मैंने कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गवर्नमेंट के पास इसका एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए और वो लोग बताने चाहिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है डी रेडिकलाइजेशन का। यहाँ पे मैं क्या तौर तरीके होते नहीं बताऊँगा, लेकिन शायद हमको अभी हमारे नॉर्थ साइड में अभी डी रेडिकलाइजेशन, खास करके जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, विच इज़ बांग्लादेश के साथ जो लगा हुआ है, वो उस बेल्ट में हमको इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से डी रेडिकलाइजेशन फोकस मोर, हाँ जी, इस पे करना जरूरी है। I think the objective of such podcast is to sensitize our audience that these are the aspects which generally don't come to the picture.
ये पिक्चर के पीछे ही रह जाते हैं। और सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि वो एक छोटा सा अंश आपके दिमाग तक पहुंच जाए, आपके सामने वो चीज़ पहुंच जाए। सर अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू आ रहा है सर, स्पेशल फोर्सेस एंड फ्यूचर वॉरफेयर, जहाँ पे हमारी ऑडियंस बिल्कुल एकदम घातक हो जाती है सर। सबसे पहला सर सवाल है कि जो यूएस ने अभी ईरान के हॉस्टाइल लैंड में अपने पायलट और अपने इंजीनियरिंग ऑफिसर को एक्सट्रैक्शन जो हुआ, पूरा प्रोसीजर हुआ, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ इन द रियलिटी सर? देखिए, डेल्टा फोर्स जो उनकी ये एक्सट्रैक्शन फोर्स, उनका ये मेन टास्क है। यस। ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, उनके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है। मैं कंपेयर नहीं करूँगा, ज़रूरी मैं एक सैनिक होने के नाते दुश्मन के इलाके में घुस के अपने लोगों को निकाल के लाना और उन तक पहुँचना, उसमें टेक्नोलॉजी होती है, उसमें अपना एक प्लानिंग होता है। वो कितना डिफ़िकल्ट है वो शायद यहाँ पे बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इट्स ए प्रोसेस बाय इटसेल्फ। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसी कैपेबिलिटी हमारे इंडिया के पास भी है। यू मीन टू से कि हमारे जो इंडियन पैरासिफ्स हैं, मार्कोस हैं, Absolutely, they are capable for they are such extractions. capable of getting into behind the enemy lines and taking out their own people. जहाँ तक अमेरिका का इस ऑपरेशन का सवाल था, तो डेल्टा फोर्स पाकिस्तान में भी आई थी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। Yes, सब कुछ सेट था। Sir. अगर आप समझें कि डेल्टा फोर्स पाकिस्तान को नहीं पता था, सॉरी, सबको पता था। और पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को यूएसए को भेंट किया था। अगेन समथिंग एल्स, वो बड़ी दूसरी कहानी है। वहाँ पे भी उनका एक हेलीकॉप्टर गिर गया था। सो जो चीज़ हमेशा चमकती है वो शायद सोना नहीं है, सोना आपके देश में है। मैं आपको बता दूं, आपके पैराट्रूपर्स, आपके स्पेशल फोर्सेस इतना अच्छा काम करते हैं, हम लोगों को आधी चीज़ों को पता ही नहीं लगता। एंड टू मी इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट। ये हमने हर जगह, हर टाइम, हर युग में हमने इसको प्रूव किया है। एक्चुअली ये एक ना डायकॉटमी है मेरे लिए भी कि इतने सारे प्लेन्स, जबकि अमेरिकन्स ने बाद में डिस्क्लेमर डाला कि उन्होंने पर्पसली अपने प्लेन्स को शॉर्ट करा सो दैट उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कोई और ना ले जा सके। बट दिस इज़ अ टोटल डायकॉटमिक अंडरस्टैंडिंग इन माई माइंड सेट ऑल्सो। आई एम ऑल्सो इन अ डिलेमा कि एक्चुअल सच क्या है कि एक पायलट और उसके इंजीनियर के लिए इतना सारा विशाल कहते हैं महायुद्ध लड़ा गया फॉर द पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन। सर अभी जो आने वाला युग है, हम एआई वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, चाहे आपने वेनेजुला का रेफरेंस दिया, चाहे अभी ये यूएस एक्सट्रैक्शन हुआ ईरान के हॉस्टाइल लैंड्स में, या और भी इनके छवि हमें दिखती जा रही है सर इन टर्म्स ऑफ वेरियस कैमरा सिस्टम्स, मोसाद्स ऑपरेशंस ऑन ईरान। सो स्पेशल फोर्सेस, जो इंडियन स्पेशल फोर्सेस हैं, चाहे वो मार्कोस हैं, एनएसजीज हैं, पैरासिफ्स हैं, हाउ वेल आर दे गेटिंग इक्विप्ड? इज इट कि आगे आने वाले मॉडर्न वॉरफेयर माइंडसेट में देयर बी फ्यूअर फोर्सेस पीपल एक्चुअली गोइंग ऑन द ग्राउंड एंड रिलाइंग मोर ऑन द एआई टेक्नोलॉजी? यूक्रेन ने प्रूव कर दिया है। सो दे आर, आई थिंक उन्होंने एक ऑपरेशन भी कर लिया है रोबोट्स के साथ, एक छोटा सा पोस्ट भी जीत लिया है रशिया का। तो आप सीखिए एआई टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी रोबोटिक्स इतना एडवांस हो गया है कि रोबोट सोल्जर्स बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अगले युग की तैयारी है लड़ाई की। ह्यूमनॉइड्स। यस सर। तो ये कहना कि ये कहाँ तक जाएगा वो आपके और मेरे सोच के बाहर है। But are we getting ready, sir, in India? Definitely. Are our special forces getting ready for it? Absolutely. Let me tell you, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ आपके स्पेशल फोर्सेस नहीं, अदर फोर्सेस आर ऑल्सो, दे आर वेरी रैपिडली going towards the modernization and towards the AI technique and the latest technical advances. इसमें आप कोई शक मत रखना। कल अगर वक्त आया तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे दुश्मन कितनी अपनी छवि बना ले और कितना ही कश्मीर में आके वो हल्ला कर ले। अभी तक पिछले आज़ादी के बाद से हम मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं और दे रहे हैं। एक चीज़ और मैं पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहता हूँ। लड़ाई ये पहले शुरू करते हैं, 1947 में ये पहले आए, कारगिल में ये पहले आके बैठे, हमने लड़ाई नहीं की। जी सर। हमारे जब प्रधानमंत्री साहब उनके पास जाके अमन की आशा लेके गए थे, तब उनकी जो ये सारे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री चढ़ रही थी।
तो आप ये सोचें कि, और यही चीज़ मैं आपको कह रहा था, पर्सनैलिटी चेंज होता है पाकिस्तान का। ज़ियाउल हक हो गया, आज ज़ियाउल हक के जगह आसिम मुनीर आ गया है। सिर्फ पर्सनैलिटी चेंज होता है, धोखा वो ज़रूर देगा। आई थिंक पीठ में छुरा भोंकना उनके खून में है, तो इट इज़ वेल टेकन, हिस्ट्री हैज़ प्रूवन इट, एंड आई थिंक आगे भी फ्यूचर में हमें इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर, दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग क्वेश्चन फॉर मी एज अ पार्ट ऑफ द होस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। सर, अगर आपको वो पावर्स मिलें कि आप 2035 की स्पेशल फोर्सेस को डिज़ाइन कर सकें, तो वो आज के दिन में आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा सर? इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन के बहुत सारे पहलू हैं। जी सर। लेकिन 2035 की स्पेशल फोर्सेस जो मैं उनको देख रहा हूँ, उसका सबसे ज़्यादा उनका जो होगा स्टेल्थ। यस। सबसे बड़ा जो उनका हथियार होगा स्टेल्थ। एक जगह से दूसरी जगह अनडिटेक्टेड पहुंचना, चाहे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आसमान में हो, स्टेल्थ पानी के नीचे हो, या स्टेल्थ ज़मीन पे हो। हथियार आगे जाकर के चाहे लेज़र आए, चाहे किसी प्रकार के हथियार आए, हथियारों में बदली होती रहती है, हथियारों में उतना वो उसमें नहीं है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी, आप एक जगह पहुंचने से पहले उस जगह की पूरी छवि जब आप अपने प्लेटफॉर्म में देखते हैं, तो वो आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो 2035 में जो आपकी स्पेशल फोर्सेस, और तब तक शायद स्पेशल फोर्सेस में ह्यूमनॉइड्स भी होंगे। यस। और ये कोई ना सोचे कि सिर्फ ह्यूमनॉइड होंगे। इट विल बी अ फेयर मिक्स ऑफ ह्यूमनॉइड्स एंड एक्चुअल सोल्जर्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू से सर ने हमें जागरूक करा, द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और अगर आप अपने आसपास की दुनिया में जितने भी मॉडर्न वॉरफेयर्स देखें, द बॉम्बर्स, द B-2 बॉम्बर्स एंड ऑल, इतने एक्सपेंसिव हैं, बट उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी स्टेल्थ। दैट इज़ व्हाट दे आर एक्चुअली एमिंग, preparing for. And I, for one, as a host of this podcast, feel that the invisibility is the route towards invincibility. I think that's the future code word for Indian Armed Forces. Sir, आज की डेट में इतने प्राइवेट प्लेयर्स आ चुके हैं, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजीज और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैव कम एंड प्लेइंग very vital role in the modern warfare सर, जहाँ पे information on the go at a cost मिल जाती है, जैसे चाइना ने अभी ईरान को दी। What do you have to say on this? Absolutely. अभी आप अगर देखें कि ईरान के पास जितनी इंफॉर्मेशन थ्रू चाइना आई है, इट इज़ थ्रू देयर प्राइवेट कंपनीज। So, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस कंपनी का अर्थन आई और समथिंग है। ईरान ने उस सैटेलाइट के सर्विसेज को ख़रीदा। जी सर। और वो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन नीचे ग्राउंड स्टेशन कंट्रोल में हुआ, एनालिसिस हुआ, और उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एज इंटेलिजेंस ईरान के पास पहुंची। यस। और तभी ईरान के इतने आपने देखा होगा दैट बिटवीन दैट 12 डेज वॉर जो पहले हुआ था पिछले साल, और इसके अंदर ईरान के मिसाइल्स की एक्यूरेसी कितनी बढ़ गई। दैट इज़ द रीज़न। और ये कैपेबिलिटी प्राइवेट कंपनीज के पास होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा है। We are doing it, sir. इंडिया के पास फ़िलहाल शायद ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि हमारे रीच में ऐसे कंपनीज जो कि फ्रेंडली हैं हमारे साथ, ये होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खुदा ना खास्ता लड़ाई के दौरान हमारे जो सैटेलाइट स्पेस में हैं, उनके साथ कोई डिस्ट्रक्शन हो या वो ख़राब हो जाए, तो हमारे पास ये होने बहुत ज़रूरी हैं। एक और बात, कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए कभी भी अपने ऑफिशियल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल नहीं होता है। कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए हमेशा इस टाइप के सोर्सेज का इस्तेमाल होता है। ये होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली कोवर्ट ऑपरेशंस ना दिल के इतना करीब होता है ना, कि एक जब सामने NSG के इतने सीनियर ऑफिसर बैठे हों, तो मन करता है कि सर से पूछा जाए, सर कोई कोवर्ट ऑपरेशन के बारे में खुलासा करिए, बट देयर इज ऑलवेज अ डिस्क्लेमर एंड लिमिटेशन। सो ऑब्वियसली सेंसिटाइजेशन के रिस्पेक्ट में सर वी विल नॉट deep dive in it, but it is itself a very very big topic and very interesting one. Sir, अगर
अब से नेक्स्ट 10 डेज या नेक्स्ट 10 मंथ्स या नेक्स्ट 10 ईयर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स को आप जिस तरह देखते हैं सर, वो उसमें कितना बदलाव आएगा? आपका एक ऑनेस्ट अनफिल्टर्ड प्रिडिक्शन। ये बदलाव हर दिन आ रहा है कमांडर विपुल। तभी तो मैंने सर 3 पहलू पकड़े। मैंने पिछले साल की जो 12 डेज इनका कन्फ्लिक्ट हुआ था सर, और आज के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डिलीवरी सिस्टम, सर, एक्यूरेसी, साइबर सर, स्पेस, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आयरन डोम ऑफ इज़राइल, वो पहले ऐसे होता था, बाप रे ये तो मतलब अनभेद्य है। यस सर। उसको भेद गया हामस। ईरान ने, ये हुतीज़ के मिसाइल पहुंच गए हैं, उनके पास एमुनिशन ख़त्म हो गया, इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए, इनके मिसाइल ही नहीं ख़त्म हुई। कोई कितना भी बोले कि हमने ईरान का नेवी ख़त्म कर दिया, मिलिट्री ख़त्म कर दिया, फलाना ख़त्म कर दिया, ढमकाना ख़त्म कर दिया, हमने अपने वॉर का ले लिया, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में ईरान के इस लड़ाई में, पिछले 40 दिन के लड़ाई में 50% भी नहीं खर्च हुए थे। और जितना आप एक एक दिन में, वो उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आज हमको इस लड़ाई को ना इंडियन कंटेक्स्ट में देखना है। यस। बाहर के कंट्रीज़ में कहीं पे डिस्टेंस ज़्यादा है, कहीं पे ज्योग्राफी अलग है, हमको अपने इंडियन कंटेक्स्ट में देखना है। एंड द फर्स्ट थिंग ऑफ आर थिंग दैट वी शुड बी एबल टू डिफेंड, we should be able to defend ourselves in a manner that when our offensive is going in any manner, yes, they are not bothered कि हमारे पीछे हमारे सिविलियंस का या हमारे इंस्टॉलेशंस का, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो रहा है। जैसे यूएस ने ब्रिज तोड़ दिया। yes, our all important bridges should be so well defended that come what may, will not let them go down. अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स, oil refineries, heavy water plants, it has to be so well defended that their missile should come and drop in our fields and all. That's okay. So that's how the warfare is changing. And ये कहाँ तक जाएगा, इसका अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि ह्यूमैनाइट का इस्तेमाल यूक्रेन ने कर लिया है। so, आपके पुराने जितने साजो सामान हैं, जिसकी की मोबिलिटी कम है, जो कि स्टैटिक है, वो एक सिटिंग डक बन गया है। इनफैक्ट टैंक इज़ नॉट अ स्टैटिक थिंग। लेकिन पहले हम जब बोलते थे, बिलीव मी, हम जब कहते थे वन आर्मर्ड डेव, yes, हम लगते थे अरे बाप रे बाप, ये इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ किसी देश में घुस गए तो देश कहाँ जाएगा। दे आर सिटिंग डक्स नाउ। अब दौर किसका आएगा? एंटी ड्रोन सिस्टम का, एंटी मिसाइल सिस्टम का, IRBM का दौर आएगा, ICBMs का दौर आएगा, और उसके काउंटर का दौर आएगा। दौर वो आएगा कि इकोनॉमिकली आपका देश इतना स्ट्रांग है कि अगर हम एक 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का युद्ध अगर लड़ते भी हैं, तो हमारा जो बेस है, खर्चा होगा ये मैंने, हमारा जो बेस है वो ना हिले, और प्रोडक्शन भी होती रहे। एग्जैक्टली। जो मिलिट्री हार्डवेयर का प्रोडक्शन है, वो जो लाइन है हमारा, वो बहुत ज़रूरी है। चाइना के साथ हमारा जब पिछला जो स्क्रिमिश हुआ था, वी हैड टू बाई द राइफल्स फ्रॉम the SIG rifles from US. वो हालत नहीं होनी चाहिए। Is there something in the Indian continent you want things to change drastically, urgently, and now? Are you talking of militarily? Yes. What drastically change? We have to drastically change our mindset. We have to get together. The moment we are together, we can fight the enemy even with stones and sticks. And Iran has proved it. I salute the general population of Iran that they stood in front of their infrastructure
कि come and hit us. And America had to say कि we are going for ceasefire. It is the most difficult phase for me in this podcast when I have to take my guest towards the final ending messages to culminate the entire episode in a very, very beautiful way. Sir, if you have to give a message to our youths who are looking into or preparing for the uncertainties ahead, what would be that message? From mindset, from narcotics, from military perspective, from their own lifestyles, whatever, sir, whatever you feel. Audience is listening. I always keep saying this, that our youth, our brain should now be concentrating, working for your country for at least 10 years after you come out of your colleges. Because we are getting into a time where, as we have just discussed, the military hardware, cyber and cyber security, space, this is going to the call of the day. And we will be more stronger if you guys are working here instead of going out of the country for some time. Make it a point. I have been in the instructors in Roll. Indian Military Academy and the OTA. I have seen the cream is not joining the forces. We have to have our cream joining the forces. And that is where I give a message. Otherwise, the cross-section of youth is very big. Don't get polarized. Stay together. Stay together as a society. The moment you stay together, you fight. You get divided, you fall. अगर आप बिखर गए, हमारे देश का गिरना ये अनिवार्य है. अगर इकट्ठे रहे, दुनिया में किसी का भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे भारत के तरफ टेढ़ी नज़र से भी देखे. जय हिंद. Thank you so much, sir, for such insightful thoughts, sharing such information with us, sir. I'm sure, sir, the objective of this podcast is to sensitize our audience in various facets. Today, this sensitization process went to a very different league, whether it was about extraction processes, whether it was about AI warfare, whether it was about Atmanirbharta, and how beautifully you have summarized the entire concept of the unity part, you know, especially for our youth, that somewhere you have that responsibility. आपके मजबूत कंधों पर वो जिम्मेदारी है कि आप ही आगे भारत के भविष्य को सुरक्षित कर सकें. This is very important aspect for every military leader and anybody in this beautiful nation, including me and sir, that this message keeps getting passed from generations to generation. That अगर आप एकजुट हैं, अगर आप polarized नहीं हो रहे, अगर आप अपनी क्षमता को अपने देश के हित में लगा रहे हैं, तभी आपका देश कहते हैं महान था, महान है और महान रहेगा. Sir, it's very difficult for me also to, finally bid adieu and say goodbyes. But I'm only hoping, sir, आपने कई सारे पहलू को टच करा यहाँ पे to the level of district platforms पे हमें क्या sensitization, क्या awareness लानी चाहिए. I hope, sir, you will spend a little more time with Commander Victor Mike in the coming times in future, where we can do a little more long clips and give straight messages on a very specific, dedicated topics to our audience, which will help them understand certain more insights, sir. जी जी. Because जब हम एक ऐसा पॉडकास्ट करते हैं सर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम रखने की कोशिश करते हैं कि इसको भी टच कर लें, इसको भी टच कर लें. बट जब हम छोटा टॉपिक पकड़ते हैं तो हम उसे वर्टिकली हैंडल करते हैं, उसमें हम काफ़ी डीप डाइव कर पाते हैं. So please do give us the opportunity once again, sir. And it's once again, sir, thanks to you for sparing your valuable time and spending it with our audience and with me on this platform of the Untold. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. जय हिंद. मैं अपनी जनता को एक बार तहे दिल से फिर धन्यवाद करना चाहूँगा. थैंक्स टू यू, बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट मैं आज तक यहाँ पहुँच पाया हूँ और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा. प्लीज़ भूलिएगा मत, आप सभी के सपोर्ट से ही मैं और इस मंच पर इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, इन्फॉर्मेटिव आइडियोलॉजीज़ को आप तक ला पाता हूँ, आपसे शेयर कर पाता हूँ. आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर Mike.
मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अपने कमेंट्स में हमसे ज़रूर शेयर करेगा कि इस पॉडकास्ट के ऐसे क्या पहलू हैं जिनमें आप और डीप डाइव करना चाहेंगे। मैंने आपके सबके सामने सर को रिक्वेस्ट करी है, ब्रिगेडियर सर कहा है कि वो आगे भी अपना कीमती समय हमारे साथ बिताएं, हमारे साथ अपने इंसाइट्स को और शेयर करें। एंड ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं रहेगी, आई होप सर विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड एंड गिव दैट वैल्यूडेशन टू ऑल ऑफ अस। जय हिंद, जय भारत।